हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखना फ्रेंड्स, ना आज मैं एक भूलें। एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1 है ये। इसके और भी पार्ट्स मैं बनाऊँगा, तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 पेरिस में स्टेट ऑफ अलार्म यानी खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि किंग जो है उसने ट्रूप्स को ये कमांड दिया है कि वो मूव करें। यानी मतलब होता है ना, लोग बहुत सारे ट्रूप्स जाते हैं सिटी में, ऐसे ही राउंड पे जाते हैं ना, देखने के लिए कुछ गड़बड़ तो हो नहीं रहा है। और वहाँ पे उस समय में एक र्यूमर फैला था कि किंग ने ट्रूप्स को ये आदेश दिया है कि कोई भी उनके सामने अगर आए उसे ओपन फायर यानी देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर था। और वहाँ पे कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठा हुए थे। कहाँ? टाउन हॉल के सामने। टाउन हॉल क्या है? जैसे किंग ये सब का जो होता है ना, जहाँ पे वो किंग्स रहते हैं, जहाँ पे बैरक, ये सब को टाउन हॉल उस समय कहा जाता था। तो और जो पीपल्स रहते हैं, पीपल्स वो लोग क्या करने लगते हैं, अब वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं आखिर? आर्म्स को सर्च करने। आर्म्स क्या होता है? यानी हथियारों को सर्च करने के लिए, ताकि वो किंग से लड़ सके। क्योंकि किंग अब ये तो कर चुका है, क्या भले सचमुच में किंग ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि ओपन फायर करने का, वो उन लोगों को र्यूमर मिला था। तो इसीलिए उन लोगों ने अब ये क्या, उन लोगों ने उस र्यूमर को सच मान लिया, और इसलिए वो लोग अब किंग के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। जब मरना ही है तो उसको मार के मरते हैं। फाइनली एक ग्रुप, उन लोगों ने सेवरल ग्रुप्स में मतलब खुद को डिवाइड कर लिया, अलग अलग जगह जाने लगे गवर्नमेंट ऑफिस में। तो कुछ 100 पीपल्स मिलके पेरिस का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे जाके, जो वहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, बेस्टाइल, जहाँ पे एक प्रिजन था, यानी जो तहखाना एक तरह से, जहाँ पे मतलब जुर्मियों को मतलब कैद किया रखा जाता है, जेल मान लीजिए एक तरह से। तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो कमांडर या ऑफिसर्स जो थे, उन्हें उन लोगों ने मार दिया। बेस्टाइल जो कमांडर ये सब थे, और जो भी प्रिजनर्स थे, मतलब जो भी कैदी थे, उन्हें आज़ाद कर दिया। आप लोग सोच रहे हो कितने सारे कैदी होंगे, तो नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी थे वहाँ पे। और फिर उन लोगों ने जो भी मतलब गुस्सा उन लोग को किंग के ऊपर आ रहा था ना, तो उस सारी गुस्सा को उन लोगों ने बेस्टाइल पे निकाल दिया। कैसे? बेस्टाइल को पूरी तरह से तबाह करके। जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं, ये बेस्टाइल है। जो फिगर देख रहे हैं, ये है बेस्टाइल। ये लोग हैं जो उस पर आक्रमण कर रहे हैं। बेस्टाइल देख सकते हैं, पूरा धुआं धुआं हो चुका है, पूरा तबाह हो चुका है, और भी बुरा हालत होगा बेस्टाइल का। और फिर क्या होता है, बेस्टाइल को मतलब उसके पत्थरों को मतलब इतना तोड़ तोड़ के फिर उन पत्थरों को मार्केट में सोल्ड करते हैं एज अ सुमीनियर। क्योंकि उस समय फ़ोटोज़ ये सब होते नहीं थे कि हम लोगों ने आज बेस्टाइल्स को तोड़ दिया इस तरह से, मतलब कि किंग के खिलाफ एक हम लोगों ने इवेंट किया, एक तरह इसे इवेंट मान के चलिए। और भी हम लोग इस बारे में जानेंगे, और आखिर इतना सब चीज़ हो क्यों रहा है पेरिस में, इतना मतलब क्यों बना हुआ है भयानक सा स्थिति। तो अब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ समय में पहले जो पेरिस है, उसमें जो कंट्री साइड्स यानी पेरिस के जो कंट्री साइड्स हैं, पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रांस, पेरिस जैसी अलग अलग फ्रांस में जो है, ऐसे ही जो छोटे छोटे जगह होंगे, तो वहाँ वहाँ भी इसी तरह का रिवॉल्ट हो रहा है। तो अब ये सब क्यों हो रहा है, ये सब वही सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हाँ, ये चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आज के समय में, जो हम लोग जो जैसे जी रहे हैं ना, वो उसका मेन रीज़न इसको भी कह सकते हैं। इस साल हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक चीज़ ये बताया कि इसका एक कारण क्या है कि हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, मतलब हाई प्राइस ऑफ ब्रेड।
जो ब्रेड होता है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, जो ब्रेड है ना, तो जो ब्रेड्स होते हैं तो मतलब वहाँ पे रेगुलर फूड है एक तरह से देखा जाए। जैसे हम लोग को क्या क्या चाहिए रेगुलर फूड्स में, हम लोग का आ जाता है रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया। उसी तरह उन लोगों का ब्रेड होता है, ब्रेड हो गया, टोबैको हो गया, ये सब। तो अब उन सब के प्राइसेस बहुत हाई हो गए, तो लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी अब ना। और जो फ्रांस का किंग है वो भी बुरा है, आखिर वो भी कुछ मतलब बुरा ही होगा उन लोग के नज़र में। तब ना एक झटके में र्यूमर को मतलब सच मान लिया, वरना अगर कोई मतलब लोगों के लिए अच्छा राजा होता तो लोग कहते ना ये र्यूमर सच नहीं हो सकता, हमारा राजा ऐसा है, ये नहीं हो सकता। और जो हिस्टोरियंस जो रहते हैं ना, मतलब जो हिस्ट्री को लिखते हैं, हिस्ट्री सब, तो वो लोग कुछ समय बैक में पूरा देखते हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन आया है ना, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। जैसे ये एक पर्टिकुलर बेस्टाइल जो डिस्ट्रॉय हुआ वो एक इवेंट है, तो इसी तरह बहुत सारे तरह तरह के इवेंट्स हैं। तो अब वही इवेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसका फाइनली अल्टीमेटली इसका क्या होगा फिर, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, मतलब किंग फ्रांस में किंग को हटा दिया जाएगा। तो वही पढ़ने वाले कैसे ही सब होगा, और ये जो आउटकम यानी ये जो जो आएगा, ये जो भी चीज़ होगा इसके कारण जो मतलब आउटकम आएगा वो किसी मतलब बहुत सारे लोगों के लिए मतलब लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरह का मतलब हाल होगा। तो अब हम लोग थोड़े से कुछ साल पहले जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पहले 1789, 14 जुलाई 1789। अब हम लोग हैं इन 1774 में लुइस 16 जो एक बॉर्बन फैमिली से है, वो उनको फ्रांस का थ्रोन मिल जाता है जब वो 20 साल के होते हैं। और उनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिट के साथ होती है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, से होती है। और आप इसे एस्ट्रियन को ऑस्ट्रेलिया ये मत समझिएगा, ये एस्ट्रियन जो फ्रांस में है, पेरिस की जगह एक और जगह पे ऑस्ट्रियन। और जब किंग ने जब देखा कि वो अपने ट्रेजरी मतलब अब राजा बन गया, तो अब देखेगा ना कि उसके पास क्या कितना है, ट्रेजरी कितना है, उसकी जगह कितनी है और क्या करने की जरूरत है। तो जब वो ट्रेजरी देखते हैं तो वो चौंक जाता है कि उसका जो राजकोष रहता है यानी ट्रेजरी जो रहता है वो एम्प्टी रहता है। अब वो अपने सलाहकार ये सब से पूछता है, जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो रहता है उससे पूछता है कि इसका कारण क्या है। तो वो कहता है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, मतलब बहुत सालों से युद्ध चल रहा है उस वजह से। तो जो भी वहाँ पे मतलब युद्ध में लड़ने वाले जो आर्मी है उन लोगों का एक वो हो गया, वेजेस हो गया, मतलब उन लोग की इनकम, उन लोग के हथियार, उन लोगों का फूड सप्लाई, उन लोगों का मतलब टेंट क्या ना क्या, मतलब उस समय में जो इस तरह से पूरा युद्ध होता था उस समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग, मतलब बहुत सारे पीपल्स लगते थे युद्ध करने के लिए, और बारूद ये सब मतलब गन के लिए। और उसके ये कारण है जो रिसोर्स को मतलब फ्रांस का डिक्रीज किया। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट इन द प्लेस ऑफ वर्साइल। अब एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट कहने का क्या मतलब है, जो खर्चीला कोर्ट होता है ना उसी को कह रहा है। तो वो वर्साइल्स में, एक याद रखिएगा वर्साइल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जगह पे बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो वर्साइल्स को याद रखिएगा। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखिए जब लुइस 16 राजा था तो उस समय में उसने सोचा क्या कि उसका इकोनॉमिक गिर चुका है, तो जैसे देख सकते इतना सब कारण हुआ है। तो उसने क्या सोचा कि वो अमेरिकन कॉलोनीज़ यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन समझिए हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनीज़, हम इंडिया भी रह चुके हैं काफ़ी साल पहले। तो देख सकते हैं ब्रिटेन ने काफ़ी सारे देशों पे अपना राज किया था। तो उसमें अमेरिकन भी आता, अमेरिका के 13 अमेरिकन के कॉलोनीज आ गए अमेरिकन की तरह। तो अब क्या हुआ, तो उन लोगों का सेम दुश्मन ब्रिटेन था, फ्रांस भी ब्रिटेन से मतलब दुश्मन रखता था और अमेरिका भी। आपने पिछले साल हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन का मतलब लड़ाई इंडिया में भी होता है, भले उस समय फ्रांस हार जाता है ब्रिटेन से, तो मतलब ईस्टर्न कंपनी के साथ होता है फ्रांस का वहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। तो उन लोगों ने मदद कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब वो लोग इंडिपेंडेंस मतलब हो जाते हैं, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो फिर हाँ कहता है
जब फ्रांस उससे कहता है कि हमने आपकी इतनी मदद की है तो बदले में आप हमें मतलब वेजेस ये सब टाइप कुछ मतलब दीजिए, मतलब लिवरेज दीजिए। उस समय में रुपीज़ को उन लोगों का लिवरे होता था। तो अमेरिका पलट गया, कहा कि हमने तो आपको नहीं कहा था हमारी मदद करें इंडिपेंडेंस के लिए। उसने तो अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, वो तो अपने आप लड़ने शुरू कर दिए थे। तो अमेरिका बाद में पलट गया, और जो पलट गया तो अब फ्रांस और ज़्यादा डेप्थ में चला गया। उन लोगों ने ये युद्ध, ये खर्चीला जो कोर्ट है, और जो ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंस के लिए कितना लॉन्ग वॉर किया होगा। तब उसके लिए उन लोगों ने जो लेंडर्स होते हैं ना, उनसे काफ़ी हद तक कर्जा लिया हुआ था। कितना? 2 बिलियन लिवरेज, और वो भी कितने इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट। अब ये नहीं पता कि ये मंथली होगा ईयरली होगा, ज़्यादातर चांसेस है ईयरली होगा। जो, और वो भी किससे लिए थे? जो लेंडर है, जो स्टेट का लेंडर है। इसका मतलब जो वर्ल्ड के हिसाब से एक देश एक स्टेट के बराबर होता है, समझ लीजिए। और अब उन लोग को ये दिक्कत होता है क्योंकि अब 10% वो लोग क्या करते, सबसे पहले इंटरेस्ट चुका रहे थे अपना। तो अब मान के चलिए आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा पर ईयर आता है। अब उनमें से आप अपना हिस्से का 10% मान के चलिए आप हटा दिए, मतलब 20% 10% हटा दिए, और ज़रूरत सबका पड़ता है तो आपको दिक्कत तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो है एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट को भी देखना है, आर्मी को भी देखना है कि वो मतलब सिक्योरिटी आपका है, आपके बॉर्डर ये सब का सुरक्षा कर रहे हो उनको देखना है, आपके जो मंत्री हैं, आपके जो सलाहकार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं अंडर किंग, तो उन लोग को देना होता है किंग को। हाँ, तब उन लोग के लिए वो वापस से कैसे कमाता है अपना पैसा? वापस से टैक्स के थ्रू। तो अब सोचा क्या किंग कि अब वो टैक्सेस मतलब बढ़ाएगा, क्योंकि कम टैक्सेस जो पहले के थे उससे वो अपना इंटरेस्ट और अपना रोज़ का जो साल भर का वो जो फ्रांस चलता है जिस तरह से जितना पैसा लगता है उसे, तो वो उतना वो लोग नहीं कर पाते इसलिए। और वहाँ पे क्या एक रूल था कि जो टैक्सेस है ना वो सिर्फ थर्ड स्टेट्स, अभी देखिए यहाँ पे साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें मैं दिखा रहा है फर्स्ट स्टेट्स कलर्जी, सेकंड स्टेट्स नोबिलिटी। ये जो कलर्जी एंड नोबिलिटी होता है ना, मतलब आप समझ लीजिए सबसे टॉप पे आ गए, मतलब सबसे टॉप पे आ गए। और जो स्टेट्स है ना वो सबसे डाउन पे, जिसमें आ जाते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये जो लोग हैं ना ये यानी एजुकेटेड लोग हैं। और जो पीजेंट्स एंड आर्टिशंस है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स हैं, यानी ये वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए। और एक और चीज़ बताया कि एक फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडल सिस्टम ये 18th सेंचुरी से चल रहा है। ये फ्यूडल सिस्टम में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स है, ये 18th सेंचुरी से चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सेंचुरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत पता है, तो अब वो उनको ये बता देता हूँ सेंचुरीज़ कैसे चलता है। तो देखिए आपको मतलब 18th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1700 से लेके 1799 तक, 1799 तक, ठीक है, समझ गए। इसी तरह हर एक मतलब अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो जब तक 2000 से लेके 2000 मतलब 99 जब तक पार नहीं होता तक वो 21st सेंचुरी ही कहलाएगा, ठीक है। अब और तो ये फ्यूडल सिस्टम आता है। फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम भी किस ये मतलब पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन में क्या क्या आ जाता है? जो 1789 यानी जो रिवॉल्ट होता है, जिसके कारण फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है, जिसके कारण फ्रांस मतलब किंग को हटा दिया, रिपब्लिक हो जाता है, तो उससे पहले के समय को ओल्ड डिजाइन कहते हैं। उसी के अंदर फ्यूडल सिस्टम आता है। तो जो पीजेंट्स होते हैं यानी जो फार्मर्स और वर्कर्स होते हैं वो लोग 90% पॉपुलेशन रखते हैं, मतलब पूरे देश में 90%, मतलब मान के चलिए थर्ड स्टेट टोटल, मान के चलिए थर्ड स्टेट भी 90% है टोटल, और 10% है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स। और यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो लैंड होता है ना, लैंड, तो वो लोग 60% या तो नोबल्स के पास है, सेकंड स्टेट्स के पास है, फर्स्ट स्टेट्स के पास है, या थर्ड स्टेट में जो रिचर मेंबर्स हैं लाइक बिग बिजनेसमैन्स, जो एजुकेटेड लोग हैं, उन लोग के पास 60% है, मतलब 100% में से 60%। और बाकी का जो 40% है उनमें से कुछ 5-6% इन लोगों के पास होगा, और बाकी का सारा किंग के पास होगा टोटल। तो इस तरह से होगा। और जो कलर्जी और नोबिलिटी होता है वो लोग मतलब नोबिलिटी में मान के चलिए बहुत सारे तरह के, अब
देखिए थर्ड स्टेट्स का क्या रहता है, कलर्जी क्या है, एक तरह का मतलब मान के चलिए चर्च जो होते हैं ना, मतलब वहाँ के जैसे हम लोग में टेम्पल्स कहा जाता है ना, टेम्पल्स है हम लोग के देश में, तो उसी तरह वहाँ पे चर्च होता है। तो उस चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें कलर्जी कहते हैं। और जो नोबिलिटी हो गया, जो मतलब शाही खून या राजा के रिश्तेदार या कोई बड़े बड़े लोग रह होंगे, उन्हें नोबिलिटी कहेंगे। तो जो भी थर्ड स्टेट्स है उन लोगों को क्या करना है, उन लोग को पीजेंट्स मतलब अपने जो लॉर्ड है, मतलब कि या तो जो लोग किंग है, किंग को लॉर्ड मान के चलिए, तो किंग जो कहेगा उससे बात मानना है। वो कहते हैं कि आपको फांसी लग रही है, आपको फांसी लगेगी, आपको ये लग रहा है, वो लग रहा है, आपको ये देना है, ये देना है, वो सब करना होगा। और जो हाउस और फील्ड होता है, हाउस और फील्ड कहने का मतलब क्या है, बिग बिजनेसमैन जो या कलर्जी आ गए तो उन लोग के हाउसेस पे, फील्ड्स पे एज अ सर्वेंट काम करना होगा। और आर्मी भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बड़ा पोस्ट, छोटे छोटे पोस्ट यानी बस सिपाही जो होते हैं ना छोटे छोटे वो, या बिल्डिंग रोड्स यानी जो रोड्स होते हैं उन्हें बनाने का काम, बस ये छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सब उन्हें दिए जाते हैं थर्ड स्टेट्स को। और जो चर्च होते हैं ना, वो मतलब यहाँ पे 2 डायरेक्ट टैक्स होते हैं और बाकी के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अभी इसके बारे में जान रहे हैं। तो चर्च जो है ना वो एक टैक्स लेता है और उसे कहते हैं टिथ्स। अब टिथ्स है तो सीधे ही पहले मैं बता चुका हूँ कि थर्ड स्टेट्स है जो ओनली टैक्सेस देता है। और उसके उपरांत एक और है टेल, जो किंग डायरेक्टली किंग ले लेता है। तो टेल जो है वो हर वक्त उसका मतलब वैल्यू जो होता है ना वो चेंज होता रहता है, टेल का कभी भी फिक्स नहीं रहता है। और जो टिथ है उसका वैल्यू होता है 1/10, मतलब जो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, जो भी फार्मर जितना प्रोड्यूस करता है तो उसका जो 1/10 उसका होगा ना वो जाएगा कलर्जी को। और जो इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, जैसे आप कोई फूड खरीदते जैसे वहाँ पे क्या क्या खरीदा जाता था, सॉल्ट खरीदा जाता था, टोबैको खरीदा जाता था, ब्रेड खरीदा जाता था, तो ये सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। अब देखिए, सो ये है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन एक तरह से मान के चलिए पढ़ लिए, ये कुछ कुछ चीज़ें और जान लिए, किंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए, और यहाँ पे क्या हालत चल रहा है, कैसा मतलब यहाँ पे चलता है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।